नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आ गया आपके साथ एक और वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करेंगे साथियों प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन होता क्या है, बेसिकली इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे। प्री प्लस पोजीशन। आइए मैं बात करता हूं प्रीपोजिशन। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन को पढ़ते क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में जिसमें अंग्रेजी की टॉपिक हो, जिसमें अंग्रेजी है, उसमें प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। और जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने प्रीपोजिशन को अच्छे से जान लिया, वो प्रीपोजिशन की कोई किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में करके आएगा। इसका दो ही ट्रिक है, दो ट्रिक मात्र है इसके याद करने का, इसको समझने का, प्रीपोजिशन होता क्या है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं प्री माने होता है पहले, और मैं बात कर रहा हूं पोजीशन का हिंदी होता है स्थान। यानी किसी नाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी और नाउन से जो बताता है, उसे ही कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं साथियों? प्रीपोजिशन। हमने कह दिया कि देयर इज अ टेबल, देयर इज अ बुक लिख दे रहा हूं मैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो किताब कहां पर है साथियों? टेबल पर है। क्या चीज है? ये किताब है। इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है? पर। यानी कि ये भी नाउन और ये भी नाउन, ये दोनों का नाउन क्या बता रहा है? पर। इसका मतलब ऑन जो आपका है प्रीपोजिशन है। तो अब ये बात आएगी, सर प्रीपोजिशन पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, हम लोग इसको जानते क्यों हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आइए उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम पहले बता दें, प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो किसी नाउन से पहले आकर दूसरे नाउन का संबंध पहले नाउन या दूसरे नाउन से बताएगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि ये कितने होते हैं। बेसिकली तो होते हैं 50, 56, 57, 58, 60 तक होते हैं। लेकिन हमको कितना तक हमारा काम चल जाएगा, हमको कितना तक पढ़ा जाता है और कितने तक हमको जरूरत होती है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। तो आइए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े से बेसिकली आपको बेसिक बता दें, कितने प्रीपोजिशन हम आपको पढ़ाएंगे और क्या क्या चीज बताएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन, फिर पढ़ेंगे ओवर, फिर हम लोग पढ़ेंगे एबव, इन, ऑन टू, अप टू, अप प्लस डाउन, उसके बाद पढ़ेंगे टू, फार, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विथ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनटू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एट, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स, बियॉन्ड, अक्रॉस, अमंगस्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, देखिए बिटवीन हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका क्रॉस हो गया, फार हो गया, इनटू हो गया, अप टू हो गया, डाउन हो गया, टू हो गया, फार हो गया, बाई हो गया, विथ हो गया, इनटू, और आपका ऑन टू, अपान। क्या पढ़ेंगे? अपान। इन सारी चीजों को हम लोग बेसिकली और बेसिक के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना हमको पढ़ना है। प्रीपोजिशन, ऑन का यूज क्या है, ओवर का यूज क्या है, एबव का यूज क्या है, इन का यूज क्या है, ऑन टू, अप, डाउन, टू, फार, बाई, विथ, इनटू, एट, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स, बियॉन्ड, और आपका क्या हो जाएगा अक्रॉस, अमंगस्ट,
और बिटवीन, अपॉन। इन चीज़ों को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे एक एक करके। आप देखिए, अगर आप इसका पेड कोर्स लेते हैं तो पेड कोर्स में भी आपको ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे, यही चीज़ सेम रहेगी। लेकिन हमको ये तसल्ली ही नहीं होती है कि हमको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। बस हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं कि इससे ये भी हमारे लिए बेनिफिट है, जो कि अगर फ्री में आप किसी चीज़ को कुछ दोगे तो उसको लेने में हिचकिचाहट रहेगी कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। बट उसी का मैं पैसे लेकर दूंगा तो आपके मन में रहेगा कि हाँ ये बच्चा सही होगा। तो ये तो मन से बिल्कुल भी आप निकाल दीजिए कि हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा। भाई यही सेम चीज़ आप पढ़ोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम से बाहर इससे कभी जा ही नहीं सकता है जितना मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब। चलिए, इसको आपको इसकी शॉर्ट लेना तो ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। तो प्रीपोजिशन को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। पहला आपका होता है सिंपल, क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन, और एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स, और क्या चाहिए, प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल में हमने लिख दिया ऑन, एट जैसे, और कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ोगे अप टू हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, इन टू हो गया, ऑन टू हो गया। यानी जिसमें दो प्रीपोजिशन लगे हो, ऐसा लगे कि दो प्रीपोजिशन मिलके बनाए तो इसे कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे सिंपल में। इसे सिंपल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमने लिख दिया बाई, हमने दिया विथ, ठीक है, हमने दिया फ्रॉम, ये आपका क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। अब इनको पढ़ते क्यों हैं और इनका यूज क्या है, तो आइए उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन को कहाँ पर यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा नाउन आता है, जिरंड आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे। बेसिकली इसमें दो चीज़ आपको समझाऊंगा मैं। अगर दो चीज़ आप समझ गए तो समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन की आप जड़ को समझ गए हैं साथियों। अब वो दो चीज़ें क्या हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक के तरफ। अब वो दो टॉपिक क्या है, आइए उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला आप रूल डाल लीजिए, हेडिंग। अभी मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। हमने कह दिया कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। यानी कि एक चीज याद रख लो कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होगा। अगर इसके बाद कुछ प्रयोग होता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। अब एक चीज तो आपका हो गया, दूसरी चीज आप लिख सकते हैं रूल में अभी इसी जगह। ये दूसरा रूल क्या कर रहा है आपका कि आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंड इज यूज। अब जिरंड क्या है, तो अब मैं ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो ऑब्जेक्टिव की और जिरंड की टॉपिक में पहले पढ़ा चुका हूं। एक बार आप पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं कि मैं उसको कैसे बताया हूं। बेसिकली लोग ऑब्जेक्टिव को मानते कि है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पढ़ा जाए तो इसमें 3-4 तरीके के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट, एक आपका होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। इसके कई पार्ट हैं। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बता भी चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ। बस आपको जाकर क्या करना है, प्ले लिस्ट में उसको देख लेना है कि कहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है साथियों। तो इसको आपको समझाना मुझे क्या क्या चीज़ें हैं, आइए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, जैसे हमने लिख दिया कि आई कॉम्प्लेन, मैं कंप्लेंट किया अगेंस्ट। अगेंस्ट इज अ प्रीपोजिशन, you will have to note it. I have not written in the preposition, but
you will have to know that against it is also a preposition, a part of a preposition. तो मैं कह रहा हूं कि आई कंप्लेन, मैं शिकायत करता हूं, अगेंस्ट के विरोध, हिम या ही। अब क्या है ये दोनों में फर्क क्या है? अब इससे प्रश्न क्या उठा देगा, आई कंप्लेन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको पहले बता लूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं क्या चीज है। आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, क्या चीज, हिम। तो मैं लिखवाया हूं कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, इसका मतलब अगेंस्ट आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव, ना कि सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का बिल्कुल नहीं होगा, किसका होगा, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होगा। उसी तरीके से आई ऑब्सटेन, ऑब्सटेन का मतलब होता है बचना, फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम भी है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, स्मोकिंग। किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है जिरंड, और जिरंड आपका ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा और सब्जेक्टिव केस का काम करेगा और V4 का भी काम करेगा। यानी जिरंड एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्टिव केस का भी काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस का भी काम करता है, और आपका किसका काम करता है, V4 का भी काम करता है साथियों। तो ये आपका स्मोकिंग, तो स्मोक मतलब धूम्रपान करना, और उसमें मैं आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया आपका जिरंड। तो प्रीपोजिशन यानी आई ऑब्सटेन, मैं बचता हूं फ्रॉम स्मोकिंग, आई कंप्लेंड हिम अगेंस्ट हिम। तो प्रीपोजिशन के बाद दो ही शब्द आएंगे, एक आपका जिरंड और एक आपका एक आपका ऑब्जेक्टिव केस। जिरंड और ऑब्जेक्टिव केस को आपको अंडरलाइन करना है, ये दो चीज को आपको समझना है, पहली चीज ये समझना है। अब मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपको एक देखिए सवाल मैं पूछ रहा हूं, इसको उतार लीजिए, मैं इसको सवाल पूछ रहा हूं आपको, मिटा दो इसको, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि राधा हैज कंप्लेन, ठीक है, अगेंस्ट, राधा हैज कंप्लेंड अगेंस्ट सोहन एंड आई, सोहन एंड आई। मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी सी और डी, किस पार्ट में आपकी गलती है। ये से ही आपके किसी भी एग्जाम का हो, वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें अंग्रेजी पूछता है, बेसिक इसी तरह से पूछता है, बिल्कुल इसी तरीके से पूछता है। अब इसमें आपको बताना है गलती कहां पर है साथियों। तो गलती हम लोग को ढूंढना है, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज आपका मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लेंट मेन वर्ब हो गया, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म सही, अगेंस्ट के बाद प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद होना चाहिए था सब्जेक्टिव केस, और आई आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन आई आपका सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए आपको किस में गलती है, डी वाले पार्ट में गलती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं ये तो सही है, आप नो एरर में करके चले आओगे और सेंटेंस आपके गलत हो जाएंगे। आने वाले जो एमटीएस की वैकेंसी है, मई में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, उसमें आपको उसके लिए अंग्रेजी को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, और शाम को मैं हमेशा वीडियो आपको अपलोड कर दिया करूंगा, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, देखते चले जाना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आप मन से पढ़ोगे तब साथियों। चलिए इसको उतार लीजिए। अब और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन क्या चीज। देखिए एक होता है ऑन, एबव और मैं दे रहा हूं ओवर। इनका प्रयोग क्या कहाँ होता है। मान लीजिए कि मैं एक कोई वस्तु लिया और मैं इसके ऊपर कोई वस्तु रख दूं और ये दोनों क्या आपका है, टच है। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और वो क्या हो, टच हो, ये मार्कर मैंने लिया सर पे रख दिया, तो मार्कर और सिर दोनों टच है,
इसका मतलब किसका प्रयोग करोगे? आन का। अगर मैं लिख दूँ कोई वस्तु है, उसी के ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ कोई वस्तु, और वह वस्तु उससे ऊपर है लेकिन टच नहीं है, इसका मतलब ये मेरे इतना ऊपर है और टच नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। सेम कंडीशन इसमें हम लोग लिखेंगे नो टच। नो टच। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया और उसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया और मैंने दिया नो टच। नो टच। लेकिन यह, ठीक है, यह कम से कम 4 या 2 तरफ से घिरा हो। अब देखिए, ऊपर हो लेकिन वो कम से कम 2 या 4 तरीके से, जो 2 या 4 तरफ से घिरा हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं कि देयर इज अ कैप ऑन माई हेड। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि मेरे सिर पे अगर टोपी है तो टोपी क्या मेरे सिर से टच है कि नहीं है? अगर है तो ऑन का प्रयोग है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? सही। अगर मैं लिख दूं कि देयर इज अ फैन एबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, तो थोड़ा सोचिए कि सिर के ऊपर पंखा है तो सिर से क्या टच है? थोड़ा सा ही ऊपर है तभी तो हवा लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एबव आपका सही। अब मैं आपको लिख दे रहा हूं कि देयर इज रूफ ओवर माई हेड। तो मैं एक एग्जाम्पल को 3 तरीके से बताया कि मेरे सिर के ऊपर क्या है? छत है, तो छत तो आपकी है तो दोनों चारों तरफ से घिरी रहेगी तभी तो रुकेगा। इसका मतलब मेरे सर से ज़्यादा ऊपर है और कम से कम 4 तरीके से घिरा हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। अगर वह थोड़ा सा ऊपर है, एबव का। अगर वह टच है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? ऑन का प्रयोग करेंगे। ये आपका बेसिक है। अब इसको आप समझ लिए तो आपको इसमें गलती हो ही नहीं सकती है। अब मैं रिवाइज करा दे रहा हूं कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिरेंड का, ऑब्जेक्टिव केस का, और इन दोनों चीज़ों को समझ में ना। और मैं ऑन का प्रयोग बताऊं, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और टच हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे, टच ना हो थोड़ा सा ऊपर हो तो एबव का प्रयोग करेंगे, ऊपर हो लेकिन 4 तरफ से या 2 तरफ से घिरा हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है। ये आपके कुछ हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी न बने, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूँ। और आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे दक्षिणा में आपको यही चाहिए साथियों। और मैं आपके लिए इंग्लिश के लिए हमेशा उतरा रहूँगा और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आपके साथ आऊँगा साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।